जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दरअसल रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास जो है ये एक इंतहाई अहम सिस्टम है, एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि कैन फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है ज़्यादातर MCQs जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं। तो इसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। दरअसल में हमारे पास जितनी भी हमारी बॉडी है वो बनी है सेल्स से, बिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से जो है वो बनी है। तो उन सेल्स को हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन होती है, वहाँ से जो है ATP के फॉर्म में ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन। तो वो हमारे पास हमारे सेल्स को जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द वर्किंग, कि वो अपना प्रॉपर वर्क कर सके। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको काम परफॉर्म करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए उनकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यही रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, यही रिस्पिरेशन जो है, ये हमारे पास एक रूट है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एंट्रेंस हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी से आउट हो टू एनवायरनमेंट। तो हमारे पास दो रिस्पिरेटरी गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिस्पिरेशन, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक या रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हमारे पास एक वाइड रूट है जिसके जरिए ऑक्सीजन की एंट्रेंस होती है हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट होता है, वो एक्सपायर आउट होता है टू एनवायरनमेंट हमारे बॉडी से। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास सेल्स की जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर वर्किंग। तो अगर हम रिस्पिरेशन की डिफिनीशन को देखें, रिस्पिरेटरी सिस्टम की डिफिनीशन को देखें कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम मीन्स दैट taking in of oxygen and taking out of carbon dioxide is known as respiratory system। मतलब the process by which oxygen taking in and carbon dioxide given out is known as respiration। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास एक वाइड रूट है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन को इन करते हैं बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, एक्सपायर आउट करते हैं टू एनवायरनमेंट। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट को देखें एडल्ट में, तो वो हमारे पास 12 ब्रीथ्स पर मिनट टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो है वो हमारे पास एडल्ट में होता है। इसी तरीके से न्यूनेट में इसकी अलग जो है रिस्पिरेटरी रेट है और टोडलर में अलग है और न्यू बर्न में जो है वो अलग है और चिल्ड्रन में हमारे पास एज वाइज के हिसाब से हमारे पास अलग अलग रिस्पिरेटरी रेट जो है वो लाई करता है। इसी तरीके से हमारे पास एडल्ट का जो है वो 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो है वो एडल्ट में होता है। इसी तरीके से रिस्पिरेशन की आप सिंपल डिफिनीशन यही है कि द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट इज नोन एज रिस्पिरेशन। इसी तरीके से हमारे पास जिस तरह मैं नॉर्मल रेट का रिस्पिरेशन का बताया कि एडल्ट में हमारे पास 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, इसी तरीके से हमारे पास रिस्पिरेशन जो है ये हमारे पास एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन और एक होता है एक्सटर्नल एक्सपायरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन हमारे पास जो है ये हमारे पास बिटवीन द लंग्स एंड बिटवीन द ब्लड, बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड ये हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है और इंटरनल रिस्पिरेशन हमारे पास बिटवीन द टिश्यू एंड बिटवीन द ब्लड ये हमारे पास होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। ये आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप अपने माइंड में बिठा ले कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हमारे पास जो है ये हमारे पास लंग्स और ब्लड के दरमियान जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होती है और इंटरनल रिस्पिरेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास टिश्यूज और ब्लड के दरमियान हमारे पास इंटरनल रिस्पिरेशन होती है। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास, रिस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे पास दो फेजेस हैं, एक है एक्सपायरेशन और एक है इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन जो है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी लगती है। जब हम इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को, इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो उस पर एनर्जी लगती है। आप अगर देख लें जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इस पर एनर्जी लगती है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सपायरेशन जो है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को एक्सहेल आउट करते हैं तो ये हमारे पास पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती। तो इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं।
एक हमारे पास इसमें है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरी हमारे पास है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो इन्वॉल्व होती है रिस्पिरेशन में, फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स। हमारे पास जो नॉस्ट्रल्स है, नोज जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। नॉस्ट्रल्स, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, देन नोज, फिर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं नोज के बाद हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, एंड लेरिंग्स तक जो हमारे पास है ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। मतलब नोज, नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास वोकलाइजेशन है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये लेरिंग्स परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हम इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। तो नोज, नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स ये हमारे पास आ गई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास आ जाती है ट्रेकिया, जो हमारे पास तकरीबन 16 हाफ रिंग शेप से जो है, हाफ कार्टिलेज रिंग शेप से जो बनी हुई होती है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद हमारे पास यही ब्रोंकस जो है ये बाइफोकेट हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होके राइट एंड लेफ्ट लंग में चले जाते हैं। मतलब ब्रोंकस जो है, ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकस जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। मतलब जब हमारे पास ये पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस। यही ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होके इसको हम कहते हैं एल्वुलर सेक्स या एल्वुलर मेम्ब्रेन या एल्वुलाई। इसी तरीके से हमारे पास ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद हमारे पास जो है ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास है एल्वुलाई या एल्वुलर सेक्स। ये हमारे पास आ जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। आप पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन है। अपर रेस्पिरेटरी में नोज, नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास ट्रेकिया, देन ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बाइफोकेट, मतलब बाइफोकेट मतलब डिवाइड इनटू टू लंग्स। टू लंग्स है हमारे पास, एक राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। जब राइट और लेफ्ट लंग्स में ये ब्रोंकाई चले जाते हैं तो इसको हम, ये फर्दरली डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं एल्वुलाई, और एल्वुलाई के बाद हमारे पास एल्वुलर सेक्स। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली मेन फंक्शन ये गैस एक्सचेंजमेंट। गैस एक्सचेंजमेंट जो है ये प्रॉपर्ली हमारे पास एल्वुलाई में होता है, एल्वुलर सेक्स में ही प्रॉपर्ली जो है हमारे पास गैसेस एक्सचेंजमेंट होती है। अब गैसेस एक्सचेंजमेंट हमारे पास है क्या? गैसेस एक्सचेंजमेंट हमारे पास ये है कि जब हम ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन थ्रू लंग्स जो है वो हमारे पास सर्कुलेट करता है ब्लड में, और थ्रू लंग्स हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेशन के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। ये हमारे पास था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट, जिसको हम कहते हैं लंग्स पेरेन्काइमा। रेस्पिरेटरी यूनिट में हमारे पास ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर सेक्स या एल्वुलाई, सबसे टर्मिनल एंड जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का टर्मिनल एंड जो है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलर सेक्स या एल्वुलाई, इसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स, या इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। बेसिकली इसको हम रेस्पिरेटरी यूनिट इसलिए कहते हैं, या आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए कि बेसिकली गैस एक्सचेंजमेंट अकर इन ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर सेक्स। एल्वुलर सेक्स और एल्वुलाई के अंदर जो है ये हमारे पास मेनली जो है गैस एक्सचेंजमेंट जो है वो एल्वुलाई में ही होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आप ये समझिए कि ये जो एल्वुलर सेक्स है हमारे पास, ये हमारे पास जो एल्वुलाई है इसका मेम्ब्रेन, और जो हमारे पास कैपिलरीज है, जिस तरह हमने कहा कि इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे पास बिटवीन द ब्लड एंड बिटवीन द एल्वुलर सेक्स, मतलब बिटवीन द लंग्स एंड बिटवीन द ब्लड। तो हमारे पास जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, कैपिलरीज का मेम्ब्रेन और एल्वुलाई का मेम्ब्रेन जो है, इन दोनों को जो है हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनल एंड है। बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंजमेंट होती है वो हमारे पास इसी टर्मिनल एंड पे ही होती है। तो अब ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी यूनिट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है मेन फंक्शन, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारे पास मेन फंक्शन बेसिकली क्या है। तो बेसिकली अगर आप पिक्चर में देखें तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली फंक्शन हमारे पास है गैस एक्सचेंजमेंट। गैस एक्सचेंजमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस एक्सचेंजमेंट क्या होती है। गैस एक्सचेंजमेंट हमारे पास यही होती है कि जब हम ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं, जब वो लंग्स में आता है
तो वहाँ पे एल्वियोलर सेक्स में जब चला जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एक्सपायरेशन हम एक्सहेल कर देते हैं, और ऑक्सीजन जो हमें एनवायरनमेंट से लिया होता है वो हम जो है ब्लड तक चला जाता है थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जो है वो ब्लड तक चला जाता है, और प्रॉपर जो हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन है, जितने भी सेल्स हैं, उनको जो ऑक्सीजन दरकार होता है वो इसी ऑक्सीजन के जरिए इससे ऑक्सीजन लेके अपने एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि गैसेस एक्सचेंजमेंट, और बेसिकली गैसेस एक्सचेंजमेंट होती क्या है? गैसेस एक्सचेंजमेंट हमारे पास एल्वियोलर सेल्स में, एल्वुलाई में बेसिकली होती है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको नोट कर लें। दूसरा फंक्शन इसका हमारे पास है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल। इसमें हमारे पास रिसेप्टर्स लगे होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में, इसी के जरिए हम जो है मतलब ऑल्फैक्शन करते हैं, स्मेल करते हैं। ऑल्फैक्टरी सिस्टम जिस तरह हमने वो क्रेनियल नर्व में भी बताया कि ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे पास जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं बेसिकली कि हम जब सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इसका ही एक फंक्शन है। इसके बाद इसका तीसरा फंक्शन है वोकलाइजेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वॉइस बग्स, लेरिंक्स और वाइस बग्स, बेसिकली जो हमारे पास वोकलाइजेशन है इसमें हमारे पास बहुत से पार्ट्स आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास है वो हमारे पास लेरिंक्स जो है ये वर्क परफॉर्म करता है, ये वोकलाइजेशन का मतलब जो बात करने का तरीका है, हमारे पास जो साउंड है वो बेसिकली लेरिंक्स ही करते हैं, जिसको हम वो वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका चौथा फंक्शन है वार्म एयर एंड ह्यूमिडिएशन, मतलब वार्म एयर और ह्यूमिडिटी। वार्म एयर और ह्यूमिडिटी किस तरह, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे पास जो एयर जिस तरह भी हो, नॉर्मल हो या कूल हो या वार्म हो, तो वो हम थ्रू नोस्ट्रल्स के जरिए जो है वो पहले मैंने बताया कि आपको रेस्पिरेटरी में पहला कौन सा नोस्ट्रल्स के थ्रू जब एयर हम इनहेल करते हैं तो ये एयर जो है ये वार्म किस तरह होती है, ये वार्म इस तरह होती है कि हमारे पास जो नोस्ट्रल्स है, नोज है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मतलब अलॉट ऑफ कैपिलरीज जो है ये इसके अंदर होते हैं। कैपिलरीज, बंडल ऑफ कैपिलरीज यहाँ से गुजर रहे होते हैं। आपको पता है कि कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है, तो वो ब्लड जो है उसकी गर्माइश के जरिए जो है ये एयर जो होती है ये वार्म हो जाती है। और ह्यूमिडिएशन किस तरह होती है, ह्यूमिडिटी किस तरह होती है, ह्यूमिडिटी इस तरह होती है कि हमारे पास हमारे नोस्ट्रल्स में, हमारे नोज में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो एज अ म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो ये हमारे पास इसका एक मेन फंक्शन है। इसके बाद इसका पांचवा फंक्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास थर्मो रेगुलेशन भी करता है, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट करता है। बॉडी का टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट करता है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जब हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ जो है हमारे बॉडी से एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट जो है वो भी एक्सक्रीट आउट होती है एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो भी एनवायरनमेंट में चला जाता है और हीट रेगुलेट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वाटर बैलेंस भी करता है। छठा फंक्शन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस किस तरह करता है कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन के थ्रू जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में एक्सहेल करते हैं तो उसी एक्सहेलेशन के दरमियान हमारे पास वाटर वेपर्स जो है वो भी बाहर चले जाते हैं। जब वाटर वेपर्स बाहर चले जाते हैं मतलब उसके साथ जो है वाटर भी चले जाते हैं, तो वाटर बैलेंस भी ये रिस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हमारे पास एसिड बेस बैलेंस भी जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी परफॉर्म करता है। इसका भी एक फंक्शन है। किस तरह एसिड बेस बैलेंस किस तरह करता है, एसिड बेस बैलेंस किस तरह करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास हमारे बॉडी में जब ज्यादा रिटेन होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी हमारे पास ज्यादा होगी जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करेंगे अपने बॉडी से तो हमारे पास जो है एसिडिटी ज्यादा नहीं होगी, मतलब नॉर्मलाइज होगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करेंगे फ्रॉम द बॉडी तो इसी तरीके से हमारे पास एसिडिटी कम होगी और एसिड बेस बैलेंस जो है वो प्रॉपर होगा। इसी तरीके से हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम का सेवंथ फंक्शन जो है ये हमारे पास है डिफेंस सिस्टम। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह परफॉर्म करता है, डिफेंस इस तरह करता है कि जब भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रल्स में चला जाता है या जब हम एक्सपायरेशन करते हैं डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो वो डस्ट पार्टिकल सबसे पहले जो है हमारे नॉस्ट्रल्स में सीलिया लगा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, फर्स्ट सीलिया एंड सेकंड जो हमारे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिया से जब डस्ट पार्टिकल बच जाता है पहले तो वो ट्रैप कर लेता है, अगर उससे बच भी जाता है सेकंडली वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इसी डस्ट पार्टिकल को जो है ये प्रिवेंट करता है, मतलब डस्ट पार्टिकल को ट्रिगर आउट करता है। अगर उससे भी बच जाता है तो थर्ड हमारे पास
एल्वुलाई में हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस इसी डस्ट पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं। जब इन तीन सर्कल से भी ये नहीं होता, मतलब डस्ट पार्टिकल फिर भी चला जाता है, तो ये हमारे पास फिर जो है ये स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स जो है ये इन टाइप हमारे पास इसके डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है कि कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्स। अब कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब इन तीनों सिस्टम से, मतलब सीलिया से, म्यूकस मेम्ब्रेन से और नीचे जो मैक्रोफेजेस है एल्वुलाई में, उससे भी ये डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग और कफिंग रिफ्लेक्स इस तरीके से होता है, जब हम मतलब स्नीजिंग करते हैं या चीख मारते हैं या हम जो है कफिंग करते हैं, कांसते हैं, तो उस तरीके से हम जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है ये डस्ट पार्टिकल। तो ये था लिटिल बिट अबाउट द रिस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझ आ चुका होगा। एट द एंड आप नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड हो और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।